You should be strict with them. ये देख टीचर्स की ऐसी हालत हो रखी है। दिन रात हम तो पढ़ाते हैं, बच्चे घर पे बैठे मस्त मजा कर रहे हैं। दिया, कैन यू रिलेट विद दिस इमेज? ये मेरी हालत है इस वक्त। दिया खमर, आई एम टॉकिंग टू यू। Yes, sir. But sir, I am studying. मैं तो कह रहा हूँ ये मेरी हालत है बाबा, तुम्हारी थोड़ी। नहीं, आपने बोला ना कि बच्चे पढ़ते नहीं, मैं पढ़ती हूँ थोड़ा थोड़ा ना। ठीक है, चलो अच्छा है, ये जान के दिल को सुकून मिला कि दिया घर पे थोड़ा थोड़ा पढ़ रही है। मैं पढ़ रही हूँ सच्ची में। अच्छा चलो, मैं विश्वास कर लेता हूँ, मैं कहा नहीं कर रहा हूँ। हाय सुहानी, हाउ आर यू? Fine, sir. How are you? राइट, आई एम गुड। तो ये जो इमेज आज हमने ऊपर लगाई है, दिस इज आवर वे टू डील विद द करंट सिचुएशन। हमारे पास यार आईपैड नहीं है, बोलो, तो हम कुछ इमेजेस दिखाना चाहते थे, लेकिन आईपैड नहीं होने की वजह से दिखा नहीं पा रहे थे। तो आज ये हमने एक नया इनोवेशन सोचा है कि एक तरफ ये रहेगा और एक तरफ वो रहेगा। तो सर ने बताया कि 1.5 को सॉल्व करते वक्त बच्चों की हालत ऐसी हो रखी है, और मैंने कहा सबकी ऐसी है कि नहीं, कुछ की ऐसी भी है। तो मैंने कहा ठीक है, आई विल टेक द डाउट सेशन फॉर 1.5 एंड वी विल मेक देयर फेसेस हैप्पी अगेन, राइट? सो I do have homework sheet of 1.5 with me, but if anyone wants to ask any question, they can unmute their mic and ask a question from anything till 1.5. Otherwise, I will get into homework sheet. Meanwhile, कई लोग सोच रहे होंगे ये पुराना कैलेंडर क्यों लेके बैठ गए सर? भाई हालात ये है कि वाइट पन्ने खत्म हो गए घर में, और लॉकडाउन के और डंडों के डर की वजह से बाहर जाके लाने की हिम्मत नहीं हुई, तो अब डायरियां फाड़ फाड़ के पुरानी उनके पेजेस यूज कर रहे हैं। सो लॉकडाउन में टीचर्स की हालत कितनी खराब है दिया, ये इसका 2014 तक की डायरियों तक हम पहुंच गए, उनके जो बचे खुचे पन्ने हैं हम निकाल निकाल के देख काम चला रहे हैं। ये स्थिति आ गई है। Yes, sir. Very bad. Thank you for the sympathy, and I would want any one of you having any doubt till 1.5. Anything? Sir, numericals for 1.4. Numericals of 1.4. Which numerical? Which numerical of 1.4? Question number 15, sir. Question number 15. Okay. I'll try. मेरे को मैं लोकेट कर पाऊँ यार, ये ना मेरे को करने नहीं देगा। यार मैं तो यार 1.5 की तैयारी के साथ बैठा था कि लोग मुझे 1.5 में से पूछेंगे, तुमने बाउंसर डाल दिया यार मेरे पे। कोई बात नहीं, करते हैं कुछ रास्ता तो उसका भी निकालेंगे। ये 1.3 है, क्यों भाई ये 1.3 के आगे खोल ही नहीं रहा यार। क्या नंबर पेज है, ये हेल्प कर सकते हो क्या मेरी? 35, sir. मैं पेज नंबर तक तो पहुंच गया यार, देख इतना मेरा। अरे यार ये संभल ही नहीं रहा है यार लीना, क्या करेंगे? ना भाई मुझसे ना हो रहा, तुम रीड ही कर दो क्वेश्चन यार। 2 point charges Q1 and Q2 of magnitude plus 10 raised to minus 8 coulomb and minus 10 raised to minus 8 coulomb. अच्छा इतना सब कुछ है। एक मिनट। Q1 and Q2 है, और इनके चार्ज क्या है? Q1 का चार्ज कितना बताया दोस्त? Plus 10 power minus 8. 10 to the power minus 8 कूलम, और Q2 है minus 10 to the power minus 8.
ओ डाइपोल है, यूं बोलते ना यार, डाइपोल है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। ओके ठीक है, आगे। separated by 0.1 meter. ओ फिर तो डाइपोल नहीं है यार, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ, वो 0.1 मीटर है। डाइपोल का डेफिनेशन होता है टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अब 0.1 मीटर तो अच्छा खासा डिस्टेंस है, तो इसको हम डाइपोल नहीं मान सकते। ठीक है, और सर बाकी का डायग्राम है। मैं कुछ पूछा तो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी सी। ए कहां पर है? ए दोनों के बीच में है। ले ऐसा मैं डायग्राम बना रहा हूं, मेरे को वेरीफाई कर देना, ये Q1 ये Q2, ये इन दोनों के बीच में कहीं पे बैठा है ए, और तुमने मुझे टास्क पे लगा दिया कि सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए फाइंड करो। बोलो सही है क्या? यस सर। मैं कहता हूं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा चार्ज नंबर 1, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा चार्ज नंबर 2, और दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। बोलो मेरी स्ट्रेटजी समझ आई? यस सर। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का मैग्नीट्यूड में लिखता हूं केसी। ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए फॉर कन्वीनियंस स्मॉल क्यू लिखूंगा। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये था 0.1, उसके बीचों बीच अगर है कितना हो जाएगा? 0.1 का आधा 0.05। हाँ भाई सही है क्या? यस सर। 0.05 मीटर का स्क्वायर, ये E1 का मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन पॉजिटिव चार्जेस के फील्ड की डायरेक्शन लेते हैं रेडियली आउटवर्ड्स, तो ये हो गई E1 की डायरेक्शन। सिंपल लाइन पे इसको एक्स एक्सिस के अलोंग मानू तो आई कैप कह दिया। बोलो सही है? यस सर। सिमिलरली E2 अगर ढूंढना हो तो KC, वापस से चार्ज का वैल्यू Q, डिस्टेंस का वैल्यू 0.05 का होल स्क्वायर, और क्योंकि Q2 एक नेगेटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली इनवर्ड्स। तो इस पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा ड्यू टू 2 विच इज अ नेगेटिव चार्ज, वो भी इस तरफ मिलेगा। बोलो उसकी डायरेक्शन क्या लिखूं? माइनस आई कैप के प्लस आई कैप? प्लस आई का। लो अब ये तो कर लोगे यार। यस सर। ये इसका ए पार्ट था, बी पार्ट में क्या पूछा है? द बी पार्ट में पोजीशन डी है, फिर वो कहां पर है? लेफ्ट Q1 से 0.05 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट। अच्छा मैं बनाता हूं, तुम अप्रूव कर देना कि सर सही है। ये Q1 से लेफ्ट में कितना डिस्टेंस? बी पॉइंट है, डिस्टेंस बोला तुमने 0.05। ओह राइट, तो सिर्फ एक ही चीज बदलेगी भाई, एक इसके अंदर E1 का डायरेक्शन होगा ये रेडियली आउटवर्ड, जबकि E2 का डायरेक्शन होगा ये। तो सेम यही होगा, बस सिर्फ क्या होगा, E1 के डायरेक्शन में माइनस आई कैप आ जाएगा। अरे ये क्या कर रहे हो भाई, ये क्या मस्ती चल रही है? ये कौन है नोट कर रहा है? अरे ऐसी सब स्टूपिडिटी मत करो, आपके लिए कर रहे हैं पढ़ाने का काम, ऐसा मस्ती कर रहे हो यार। लो कर लो, अभी करो, डिसेबल कर। क्लास का सबका कंबाइंड 5 मिनट वेस्ट करवाते हो और कुछ ना करा। बोलो भाई तुम्हें बी पार्ट भी समझ आ गया क्या? यस सर। अब सी पार्ट भी करवाऊं कि समझ जाओगे? समझ गए समझ गए। चलो बहुत बढ़िया। किसका डाउट था ये? रचित। रचित क्लियर है। तो अभी आई कैन मूव बैक टू अपना जो बात कर रहे थे। सर एक और है बस छोटा सा। बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको पढ़ देता हूँ। Sketch the electric field lines for a uniform charged hollow cylinder. समझा नहीं मैं, क्या बोल रहे, दोबारा बोलना। Sketch the electric field lines for a uniform charged hollow cylinder. ऐसा सिलेंडर है, ये पूरी तरह से चार्ज्ड है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है, राइट? यस सर। रेडियली आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसा बताया था क्या? यस सर। पॉजिटिव चार्ज होगा तो रेडियली आउटवर्ड लेना है, और फील्ड लाइन हमेशा चार्ज्ड सरफेसेस को सरफेस के परपेंडिकुलरली लीव करेंगी, ये भी बताया होगा।
Yes, sir. बस ये दो बातों को ध्यान रखना, इस तरह से बना देना। यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो तो यहाँ से भी बना देना है। क्लियर है? तो जो अंदर का पार्ट है उसका क्या? अरे बाबा, अंदर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। जहां फील्ड ही नहीं है वहां फील्ड लाइन नहीं होती है। ठीक है, अभी अंदर का फील्ड 0 क्यों है ये चैप्टर 2 में अपने डिटेल में समझेंगे। छोटी छोटी बात ये कह देता हूं कि ये प्रॉपर्टी की तरह याद ही रखना कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। क्यों है ऐसा? ये चैप्टर 2 का कोर पार्ट है, उसको हम वहीं पे डिटेल में समझेंगे। और कोई डाउट? नो सर। ऑलराइट, चलिए तो फिर इस स्थिति का फायदा उठाते हुए हम आगे बढ़ते हैं 1.5 के डाउट्स की तरफ। 1.5 के क्वेश्चन कोई अगर डाउट हो आपको तो बता दो भाई। वीडियो लेक्चर्स देखे हैं सबने कि वो भी बाकी है? सर, डाइपोल इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स वाला पार्ट। क्या बोला ये ऐसा ना पता चल रहा मेरे को। डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ओके ओके, अच्छा पहले ये बताओ व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड? व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड? Where the field lines are not at equidistant from each other. So what they are like? The electric field is different at different positions. बिल्कुल माहिर की बात सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पोजीशन, वी कॉल इट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे साथ हुआ है धोखा, हमें कहा गया है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने हैं जो या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। राइट, कह रहे हैं वो नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म का भी एक खास वैरायटी है, आइदर इंक्रीजिंग फील्ड और डिक्रीजिंग फील्ड। संजना, यू चूज विच टाइप ऑफ फील्ड आई शुड कंसिडर? इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ले लिया भाई। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं अगर अलग अलग लोकेशंस ढूंढूं, जैसे कि मान लो मैंने ये पोजीशन ली x1 और ये पोजीशन ली x2, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1, यहां का होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E2, तो बोलो E1 ज्यादा होगा या E2 ज्यादा होगा? E2 ग्रेटर देन E1। क्यों? क्योंकि जब आप फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो तो फील्ड का वैल्यू बढ़ रहा है। ऐसे ही फील्ड को हम क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में? इफ यू गो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड फील्ड का वैल्यू बढ़ रहा है तो ऐसे फील्ड को हमने नाम दे दिया इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे फील्ड के अंदर मान लो मैंने डायपोल रख दिया, इस तरह के क्वेश्चन में डायपोल हमेशा इक्विलिब्रियम में रखा जाएगा। नाउ यू मस्ट बी नोइंग इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम तब आता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट पैरेलल हो जाए। अनस्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तब आता है जब वो एंटी पैरेलल हो जाए। तो मिस्टर कौन है ये? निश शाह, मिस्टर निश शाह, which equilibrium would you choose? स्टेबल लूं कि अनस्टेबल लूं? सर स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम साहब कह रहे हैं तो मुझे यहाँ नेगेटिव चार्ज लेना पड़ेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लेना पड़ेगा, और ये डायरेक्शन p वेक्टर की हो जाएगी। कोई आपसे पूछे p वेक्टर की वैल्यू कितनी है तो आप रूल बना के कह देना it will be q into 2a into p cap, where p cap is always taken from negative to positive। बोलो इसमें कोई डाउट है तो? अब मुझे कहा गया है फाइंड द नेट फोर्स एंड टॉर्क ऑन दिस डायपोल। भाई लिया ही जब मैंने स्टेबल इक्विलिब्रियम में है
तो टॉर्क तो 0 ही होगा। ऐसे केसेस में टॉर्क तो लगेगा ही नहीं। लेना ही या तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल में है। जब आप स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लोगे तो टॉर्क पक्का ही 0 होगा। तो क्वेश्चन ये आता है, चलो भाई टॉर्क 0 है, फोर्स तो बता दो। तो मैंने कहा बहुत सिंपल है भाई, नेट फोर्स ऑन द डायपोल would be the sum of force on charge number 1 and force on charge number 2। दोनों चार्जेस पर लगने वाले फोर्स का वेक्टर सम कर दो तो नेट फोर्स मिल जाएगा। मैंने पहला चार्ज लिया है ये, इसको सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर के वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज है। अभिनव सर आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. हेलो एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. यस और नो? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ऑल राइट। सो क्या बात कर रहे थे सर? मैंने देखा नहीं एक्चुअली, कोई बताएगा मुझे? संजना का डाउट था। Dipole in non-uniform field. डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ऑलराइट ऑलराइट। सो डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए सबसे पहले हमने एक आपको सर ने इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ली थी क्या? Yes, sir. सो हमने यहाँ पे एक इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर ली लेट्स से। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल प्लेस कर दिया। सो लेट्स से ये डाइपोल जो है उसका नेगेटिव चार्ज मैंने इधर रखा है, पॉजिटिव चार्ज इधर रखा हुआ है और इनके बीच का लेट्स से कुछ डिस्टेंस 2a है। नाउ अगर ये फील्ड इंक्रीजिंग है तो लेट्स से यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ? E1. E1. E1। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ E1 इज ग्रेटर देन E2। सही है? अब संजना, Yes, sir. मुझे ये बता कि जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं तो वो चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है? Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले पे जाएगी तो आई थिंक पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था F/Q, था क्या? हाँ।
तो अगर मैं बोलूं मैंने किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा वो? EQ. Q इंटू ई, सही है। हम्म, सो और डायरेक्शन कैसे पता लगता था फोर्स का? in the direction of electric field अगर पॉजिटिव हो तो। यस, अगर यहाँ पे रखा हुआ चार्ज मेरा पॉजिटिव होता तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होते हैं, बट अगर मेरा चार्ज नेगेटिव होता तो फोर्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सभी को क्लियर है ये पॉइंट? तो ठीक है। सो यहाँ पे जो चार्ज मैंने रखा हुआ है प्लस क्यू, उस पर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? राइट हैंड साइड। यस। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया फोर्स ऑन चार्ज पॉजिटिव क्यू और उसको मैंने बोल दिया F1। और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में, और उसको मैंने कह दिया F2। सबको मेरा डायग्राम क्लियर है? ऑलराइट। सो अगर E1 इज ग्रेटर देन E2 है, क्या चार्ज के मैग्नीट्यूड अलग अलग है? यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये चार्ज के नहीं दिस इज डाइपोल, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ऑलराइट, तो मैग्नीट्यूड सेम ही है। तो अगर मैं दोनों साइड Q से मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसा कुछ Q इंटू E1 और Q इंटू E2, तो अगर E1 E2 से बड़ा था तो Q इंटू E1 भी बड़ा ही होना चाहिए Q इंटू E2 से, क्योंकि ये वाला पार्ट तो सेम ही है। तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा हुआ? E1 E2। अब E1 E2 से बड़ा है तो Q E1 भी Q E2 से बड़ा होगा। क्लियर है? व्हाट इज Q E1? व्हाट इज Q E1? F1. F1। और व्हाट इज Q E2? F2. F2। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? F1 इज ग्रेटर देन F2। अब ध्यान से देखो, मैंने जान करके F1 का जो वेक्टर है वो बड़ा बनाया एज कंपेयर टू F2, क्योंकि मुझे पता था ये फोर्स बड़ा है। अब सभी ने टग ऑफ वॉर तो खेला होगा कभी ना कभी। सो टग ऑफ वॉर में क्या होता है? कौन बताएगा? दिया कमर। यस सर। टग दिया। ऑफ हाँ हाँ, मतलब क्या होता है टग ऑफ वॉर जब खेलते हैं हम? क्या होता है? एक बीच में हम रस्सी दे देते हैं और एक टीम एक साइड होती है, एक टीम एक साइड होती है। कौन सी जीतती है? जिसकी फोर्स ज्यादा होती है। जिसकी फोर्स। तो यहाँ पे अगर एक डायपोल को मैंने इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या इंक्रीजिंग फील्ड में रखा है, तो मुझे दिया बता सकती है कि फोर्स, नेट फोर्स ये डायपोल कौन सी डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा? E1 की साइड। E1 की साइड। अच्छा, ऐसे बोल सकते हैं राइट डायरेक्शन। हाँ, राइट डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये पूरा डायपोल नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्सपीरियंस कर रहा है? राइट डायरेक्शन में। अब देख सकते हो यहां पर मेरा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा एंगल बना रहा है? 0 डिग्री और 180 डिग्री, पैरेलल और एंटी पैरेलल। अरे बता रहे हैं आपको कि हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डायपोल मोमेंट इधर है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड? 0 degree. 0 डिग्री। दे आर पैरेलल टू ईच अदर। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं ना कि व्हेन P वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड are parallel to each other, then net force on the dipole is in the direction of increasing electric field. ये समझ आया मैंने जो कहा कि अगर P वेक्टर और E वेक्टर पैरेलल हुए तो जो नेट फोर्स डाइपोल पे लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अगर इसका एक और केस में कंसीडर करूं, लेट्स से कि अब मैं इस फील्ड को इंक्रीजिंग बनाने की जगह डिक्रीजिंग कर देता हूं। सपोज करो अब ये इंक्रीजिंग नहीं है, ये कैसी फील्ड है? डिक्रीजिंग। तो फिर अब बताओ कौन सी फील्ड ज्यादा होगी, E2 की E1?
E2. यहाँ पे मैं लिख देता E- E2 इज ग्रेटर देन E1, तो डेफिनेटली QE2 इज ग्रेटर देन QE1 आता, तो F2 इज ग्रेटर देन F1 हो जाता। तो इस वक्त ये वाला फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होता एज कंपेयर टू ये वाला। तो अगर आपने अपने डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के ही साथ रखा है, और अगर इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग नेचर की होती, तो जो रिजल्ट्स निकल के आते वो पहले से क्या होते, अपोजिट। ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि अब अगर आपको कैसा भी क्वेश्चन दे दिया जाए, फील्ड इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग, डाइपोल को ऐसे रखा हो या इससे अपोजिट कर दिया हो, प्लस यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे, तो आपको इस तरीके से पता लग सकता है कि डाइपोल नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा। मतलब आपको ये रट्टा नहीं मानना है, आपको डायरेक्टली ये मेथड कर देना है। क्लियर है जो मैं कह रहा हूं? तो प्लीज वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको ये रट्टा नहीं मारना है, मगब नहीं कर लेना है कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन होगा तो नेट फोर्स इन दी डायरेक्शन लगेगा या इन दी अपोजिट डायरेक्शन। आपको हर बार इस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को देखकर ही पता लगेगा, तो आपको यही बनाना रहेगा। चलो इसका एक और केस ले लेता हूं मैं जल्दी से, तो आपको वो भी क्लियर हो जाए। फील्ड इंक्रीजिंग ही है, बट अब मैंने यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, मतलब डाइपोल का ओरिएंटेशन चेंज कर दिया है। अब मैंने प्लस क्यू को इधर रखा है और माइनस क्यू को इधर रखा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर इंक्रीजिंग ही है, तो अब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा एंगल बनता हुआ दिख रहा है? 180 डिग्री। डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर है? अब देखो अगेन, अगर ये फील्ड इंक्रीजिंग हुई तो यहां पे मैंने लिया था पहले E1, यहां पे लिया था E2, तो E1 इज ग्रेटर देन E2 होगा, तो QE1 इज ग्रेटर देन QE2 हो जाएगा। और यहाँ पे QE1 क्या है? F1 इज ग्रेटर देन F2। अब मैं मेरे डायग्राम में F1 F2 आपको रिप्रेजेंट करके बता देता हूं। ये वाला चार्ज नेगेटिव था, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, तो ये हो जाएगा मेरा F1। और ये पॉजिटिव था, तो ये इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ये हो जाएगा F2। कौन सा वेक्टर बड़ा हुआ, F1 की F2? F1. F1। इस केस में जैसे ही मैंने ओरिएंटेशन चेंज किया, यहाँ पे जो केस लिया था उससे जस्ट अपोजिट लिया, तो अब आप देख सकते हो कि नेट फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा है ये डाइपोल, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। तो ये हर बार मुझे ये रट्टा नहीं मारना है कि क्या होगा, मुझे पता है ये सिस्टम, मैं ये डायग्राम बनाऊंगा, ये लिखूंगा और मुझे पता लग जाएगा नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है। अच्छा, इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है शीट में, आई थिंक उस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, comment on the direction of net force on dipole in following cases when dipole moment is aligned with increasing electric field। अब देखो मेरा फर्स्ट केस, ये क्वेश्चन सब पहुंच गए क्वेश्चन पर, पेज नंबर 40 होमवर्क शीट 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड। क्वेश्चन में कहा है फर्स्ट पार्ट में कि फोर्स पर कमेंट करो जब आपका डाइपोल मोमेंट इज अलाइंड विद इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ कौन सा केस होगा, ब्लू वाला कि ग्रीन वाला? ब्लू वाला। ब्लू वाला। यहाँ पे देख सकते हो डाइपोल मोमेंट इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में है, तो आप जब आप ये पार्ट करोगे तो आपको पता लग जाएगा नाउ नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आया? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बट ये मैं Yes, अगेन sir. रिपीट कर रहा हूँ, इसको मगअप नहीं करना है आपको, आपको ये मेथड पता होना चाहिए, तो आप किसी भी वक्त निकाल पाओगे, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आपको। सिमिलरली उसका ही सेकेंड पार्ट था, कमेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स व्हेन डाइपोल इज अलाइंड विद डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इसी का दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा? जब मैंने
उसको बोला था ये डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो देखो डायपोल को मैंने फील्ड के डायरेक्शन में ही अलाइन कर रखा है। अगर मैं इसको इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग मान लूं तो उस केस में E2 E1 से बड़ा हो जाएगा, तो QE2 QE1 से बड़ा होगा तो F2 F1 से बड़ा हो जाएगा। तो इस केस में नेट फोर्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। क्लियर है? तो किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है अनम्यूट करके। सर राइट साइड दिख नहीं रहा है। राइट साइड दिख नहीं रहा है मतलब मैंने इतना ही लिखा है, ये पूरा दिख रहा है ये सबको, ये वाला पार्ट ही लिखा है मैंने। किसे नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। दिख रहा है ना? अब कशिश थी क्या? हाँ सर। देखो आवाज तो भूला नहीं हूं मैं। ऑलराइट, तो किसी को कोई डाउट है? श्रेयल, आदित्य, रोजत, वेनु, वंश, दिया, ध्रुव, लक्ष्य, तोष्यम, वंशिता, निधि, अगर नहीं है तो गिव मी अ थम्स अप। ठीक है, आ गए भाई, बहुत सारे थम्स अप आ गए, थैंक यू। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कोई है ऐसा जो वीडियो देख के नहीं आया है? 1.5 और 1.6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वहां पर फंस गए तो ये चैप्टर का बैकबोन है, आपका टूट चुका होगा। मोस्टली हर बोर्ड के एग्जाम में 1.5 और 1.6 में से कोई ना कोई क्वेश्चन होता ही है। इसलिए जिन स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चन करने नहीं आते उनका फेस सर के वो वाले इमेज जैसा हो जाएगा जो पहला वाला इमेज था, बट मे बी जिसको आते हैं उनका तो दूसरा इमेज हो जाएगा कि हम कर सकते हैं। चले फिर हम 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस कर लेते हैं हम, और मैं चेक भी कर लूंगा कितने वीडियोस देख के आए स्टूडेंट। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 1.5, हमारा जनरली अब रिव्यू सेशन ऐसा ही रहेगा कि आपको वीडियोस देख के आने रहेंगे और हम हमारी शीट डिस्कस किया करेंगे। शीट के साथ हम बाकी सब डाउट्स भी ले लेंगे आपके, बट किया ऐसे ही करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपके लिए सेशन यूजलेस हो जाएगा। सो थ्योरी पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कौन डिफाइन कर सकता है मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स? मैंने आपके साथ कुछ माइंड मैप्स भी शेयर किए हुए हैं मैंने वहां पर। हाँ, लक्ष्य करना चाहता है। यस लक्ष्य। Sir, electric flux is defined as the scalar product of electric field and the surface area of the given surface. परफेक्ट। पहला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो डेफिनेशन होते हैं। जिस तरीके से जिसने वीडियो देखा होगा वहां पे मैंने बताया है कि एक होता है कंसेप्चुअल डेफिनेशन और एक होता है मैथमेटिकल डेफिनेशन। कंसेप्चुअल डेफिनेशन आपको बताता है कि अगर किसी सरफेस को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, जैसे ये मेरी सरफेस है और यहाँ पे मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरी सरफेस को परपेंडिकुलर नॉर्मली क्रॉस कर रही होगी, उसका मेजरमेंट हमको एक क्वांटिटी दिया करेगी जिसको हम आज से बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। So the number of electric field lines passing normally to the surface which is held inside the electric field. Clear है? अब इसी को अगर मुझे मेजर करना हो तो उसके लिए लक्ष्य ने मेरी हेल्प की कि सर मेजर कैसे करें। कौन बोल रहा है? किसी को डाउट है इसमें? नहीं है, चलो फिर होता है सेकंड डेफिनेशन जिसको मैं बोलता हूं मैथमेटिकल डेफिनेशन। वो होता है इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सो इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, जिसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा phi is equals to E vector dot A vector. Here E is electric field और A is area vector, जिस सरफेस को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है उसका एरिया वेक्टर। पर यहां पे आपको हमेशा सबस्क्रिप्ट में एक E लगाना पड़ेगा।
अब इसका रीजन मुझे वही दे पाएंगे जिन्होंने वीडियो देखा है। सो मैं खुद पूछ लेता हूं। श्रेय, हेलो श्रेय। सर नहीं देखा है मैंने वीडियो। पकड़ लिया ना मैंने। मुझे पता है बहुत सारे हैं जिन्होंने वीडियो देखे नहीं। अभी हाल में जैसे जैसे वन ऑन वन जाऊंगा अभी हाल पता लगेगा। देखो नुकसान इसमें मेरा या किसी और का नहीं, आपका ज्यादा होगा, क्योंकि आप इस 1 घंटे के लिए जो इस बैच में आ रहे हैं अभी हाल ऑनलाइन पढ़ने, ये तब इसके रिजल्ट्स फ्रूटफुल आएंगे जब आपको वो वीडियो सेशंस देखे हुए होंगे। अदरवाइज तो टप्पा ही नहीं पड़ेगा क्या चल रहा है, बीच में लीव कर जाओगे मीटिंग। रुत्वी ने देखा है क्या? रुत्वी अनम्यूट। रुत्वी को कुछ टेक्निकल एरर आ गया है। ऑलराइट, सो खुश। यस सर। खुश, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में मैंने ई लगा रखा है, इसका रीजन क्या है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिफाइन करने के लिए। ना ना भाई ना, वीडियो देख के आया तू? सर वीडियो नहीं, खुद से पढ़ा। मेरे फोन में सर इश्यू आ रहा है, आप में वीडियोस प्ले ही नहीं हो रहे। ओहो हो यार, अभी फोन में नहीं तो पीसी मैक में करो, वहां पे मतलब कहीं तो दिख ही जाएगा। अच्छा कौन बताएगा मुझे? मैं चलो मैं यूं ही पूछ लेता, कौन बताएगा मुझे? ये बता दो ये ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कौन बोला? मर्ज बोला क्या? मैं ठीक है, कुछ आंसर मुझे आए, मैं बता देता हूँ। मैंने आपसे वीडियो में डिस्कस किया था कि कुछ टाइम बाद आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ साथ एक और फ्लक्स पढ़ोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। चैप्टर नंबर 5 में वो भी आ जाएगा। सो उसका भी रिप्रेजेंटेशन फाई होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी रिप्रेजेंटेशन फाई है। तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इसके सबस्क्रिप्ट में लगा देंगे ई और वहां पे लगा दिया करेंगे बी। अब आपको लगेगा सर इलेक्ट्रिक था तो ई लगा दिया, मैग्नेटिक है तो एम क्यों नहीं लगा रहे हो? तो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन बी होता है, इसलिए वहां पे हम मैग्नेटिक फ्लक्स लिखते हैं। क्लियर है? तो ये आपको लिखना रहेगा। ऑलराइट, चलो पूछते ध्रुव। ध्रुव, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर? अरे यार जवाब ही नहीं देते हो यार कुछ लोग तो। मुझे इतना क्या गुस्सा हो, क्वेश्चन ही तो पूछ रहा हूं। श्रेयल, श्रेयल, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर? पता है क्या? तो बोलो। अरे म्यूट ही कर रखा है, अनम्यूट तो करो। लक्ष्य बोल रहा है मुझे कि सर मुझे बता दें तो, मुझे बता दें तो। मतलब एक ही स्टूडेंट है लगता है वो जो पढ़ के। मुझे भी आता है। कौन है? मर्ज बताएगा। चलो मर्ज बता दे। इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन? हाँ। नो, फिर तो गलत आता है कुछ। तू सर मुझे आता है नॉर्मल टू द सरफेस। आनल बोलना चाहते हैं। आनल ऐसे तो मुझे एट अ टाइम एक ही सुनाई देगा। यस आनल। परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यस, एरिया वेक्टर किसी एक सरफेस का होता है। अब जैसे ये सरफेस जो आपको दिख रही है, अगर मुझे ये एरिया, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है तो वो क्या होगा? ये आपकी तरफ आते हुआ, इट इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। पर अगर मैं सरफेस को शिफ्ट कर देता तो इसका एरिया वेक्टर भी शिफ्ट हो जाता। पर होगा हमेशा कैसा? 90 डिग्री पर, सरफेस से ऑलवेज परपेंडिकुलर। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं बताया तो आप इसके एक भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। अच्छा, यहाँ पे ये डॉट हटेगा तो क्या आएगा? ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, डॉट प्रोडक्ट है। Yes, cos theta. Yes, cos theta. A cos theta, where theta is angle between field and area. Yes, it is the angle between electric field and area vector. सुव्रत सुन रहा है क्या? हाँ सर। ओके, मेरे को लगा साइड में देख रहा था तो मैंने कोई और बुलाने आ गया क्या सुव्रत को? नहीं सर, सुन रहा। ठीक है। So here theta is the angle between electric field and area vector. All right. So question number
फर्स्ट था डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो मैंने आपके साथ कर दिया. इज इट ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर. स्केलर क्वांटिटी. आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो आंसर हमेशा स्केलर निकल के आता है. इसका एग्जांपल भी मैंने वीडियो में दिया था, कोई बताएगा? और कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो है तो स्केलर पर दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट करने पर आती है? Work. Yes, work done. Work done is defined as the dot product of force and displacement. तो force and displacement दोनों ही वेक्टर है, बनकर डॉट करने पर मिलता है वर्क, और वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी. उसी की तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी एक स्केलर क्वांटिटी है. ऐसा यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला तो निकाल लोगे आप. ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर. तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और सेम डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हो आप. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है उस क्वेश्चन का. अ चार्ज Q इज एनक्लोज्ड बाय अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r. A charge Q is enclosed by a spherical surface of radius r. एक spherical surface है जिसका रेडियस आपको r दिया और उसके अंदर एक चार्ज Q है. If the radius is reduced to half, how would the electric flux through the surface change? अगर इसका रेडियस हम रिड्यूस करके हाफ कर देते तो अब बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या चेंज आता? आंसर क्या दोगे? मैंने वीडियो में डिस्कस किया था कि रेडियस को चेंज करने से, सरफेस के शेप और साइज को चेंज करने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? चार्ज एनक्लोज्ड पर. तो अगर मैं इतना बड़ा सरफेस लूं तो भी उसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है? Q. और अगर इससे आधी सरफेस भी लेता तो भी इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है? Q. तो रेडियस को चेंज करने से, शेप और साइज को चेंज करने से सरफेस की इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं होता है. अगर वो चेंज करना है तो अंदर कितना चार्ज रखा है उसको चेंज करो तो चेंज हो जाएगा. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो. तो मैंने अभी आपको एक कंसेप्चुअल डेफिनेशन दिया था कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक सरफेस को पास कर रही है, वही मेजरमेंट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का. तो आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालता तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर वाली सरफेस को क्रॉस कर रही है उतनी अंदर वाली को भी क्रॉस करेगी. सो फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है. फ्लक्स सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज एनक्लोज्ड पर. क्लियर है ये? इसमें डाउट है किसी को? अब जिसने वीडियो देखा है वो तो बहुत अच्छे से को रिलेट कर पाएगा, जिसने पूरा देख रखा है. जिसने नहीं देखा उसके लिए तो ये ऐसा है बाउंसर. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 डेरिवेशन है. तो वीडियो अगर देखा होगा तो डेरिवेशन वहां पे मैम ने समझाया है. तो आपको डेरिवेशन में किसी को डाउट है वहां पर? Derive the expression for the force and torque on an electric dipole kept in a uniform electric field. नहीं है क्या? ठीक है. सो डाउट हो तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 हमने डिस्कस कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. खुश दवे ने हैंड रेज किया है. खुश को डाउट है क्या? आंसर देने के लिए कहा था. अच्छा, आंसर देने के लिए किया था. ऑलराइट ऑलराइट. वो हैंड रेज ही दिखा रहा है इसलिए मेरे को लगा डाउट है तो बात कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है. ये ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन बोर्ड्स के. क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -3q एंड +2q आर लोकेटेड एट पॉइंट a,0 एंड 4a,0. तो मैं आपके लिए थोड़ा डायग्राम बनाने में हेल्प कर देता हूं. यहां पर आपको दिया है a,0 और यहां पे दिया है 4 times a. ऐसा दिया है ना कुछ. 4a,0. आपको ये कहा है कि एक चार्ज यहां पर है -3q और इस लोकेशन पे है +2q.
What is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 5a? अब आपको बोल रखा है कि अगर मैं एक 5a रेडियस का स्फीयर बनाता तो बताओ इस स्फीयर से कितना फ्लक्स लिंक होता. व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स? कोई बता सकता है मुझे? अभी मैंने हिंट दिया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अच्छा, ये फॉर्मूला पता है फ्लक्स का? Q enclosed by epsilon naught. ये पता है किसी को? इंट्रोडक्शन ऑफ गॉसेस लॉ में ये वाला पार्ट मैंने किया है. 1.5 का लास्ट टॉप पार्ट जो हमने वीडियो भेजा है, Q enclosed by epsilon naught. जिसको ये फॉर्मूला पता है प्लीज थम्स अप देना ना मुझे, तो मुझे लगे कि मैं ही किसी और को नहीं पढ़ा रहा हूं. फिफ्टी 50% पब्लिक के ही थम्स अप आए हैं मुझे, मतलब बहुत सारों ने तो देखा ही नहीं. कोई बात नहीं, तो जिसने नहीं देखा है वो समझ जाना कि ये जो फ्लक्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है. अभी मैंने बताया था चार्ज एनक्लोज पर, और वो चार्ज कौन से मीडियम में रखा है. ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है जो गॉसेस लॉ की हेल्प से आता है. एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है E वेक्टर डॉट A वेक्टर, ये आपने एक फॉर्मूला फ्लक्स का पढ़ा है, और ये भी फॉर्मूला फ्लक्स का ही होता है. वीडियो देखोगे तो पता लग जाएगा. इसमें ये जो मैंने Q के सबस्क्रिप्ट में लिखा है एनक्लोज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि अगर आपको इस सरफेस का फ्लक्स निकालना है तो आप देखो इसके अंदर कितने चार्ज एनक्लोज्ड है. तो अभी नेट चार्ज अगर मुझे निकालना हो तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इनका वेक्टर एडिशन होगा कि स्केलर एडिशन? वेक्टर एडिशन. अरे स्केलर क्वांटिटी है. चार्ज अगर वेक्टर होता तो वेक्टर एडिशन होता ना. तो अगर मेरे को Q एनक्लोज निकालना है तो डायरेक्टली क्या होगा? -3Q + 2Q विच इज इक्वल टू -Q. इतना ही चार्ज एनक्लोज्ड है उस सरफेस के अंदर. तो अगर चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है फ्लक्स, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका -5/एप्सिलॉन नॉट. सर अगर 5 डिस्टेंस पे कोई चार्ज रखा जाए तो उसको एनक्लोज गिनेंगे या नहीं गिनेंगे? नहीं करेंगे अभी हम अंदर के चार्जेस देखेंगे. अच्छा, कभी कभी ये चेंज हो सकता है. अभी अगर मैं बोलता कि बताओ 3a रेडियस का मैं स्फीयर बनाऊं तो अब कितना नेट फ्लक्स लिंक होगा इस स्फीयर के साथ? तो आप आंसर दे सकते हो. -3Q/epsilon. यस, आपको ये नहीं देखना, ये तो आउटसाइड है, इसकी वजह से फ्लक्स 0 हो जाता है. सिर्फ इसका फ्लक्स ही कैलकुलेट होगा, तो उसके लिए आंसर आ जाएगा -3Q/epsilon naught. क्लियर है? सर अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, तो फिर चार्ज का साइन क्या है उसका फर्क होना पड़ना चाहिए. क्या चीज? जैसे हमने -3 या +2 को रिजल्टेंट से -1 लिया, यस, वो रिजल्टेंट 5 ही नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड्स. वो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? 5. हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड्स काउंट करेंगे हम, सिर्फ साइन यहाँ पे Q है, नेट चार्ज इज -Q. ये सब, बट फील्ड लाइंस देखते हैं हम, डायरेक्शन थोड़ा देखते हैं फील्ड लाइंस की. हम का यहाँ पे डायरेक्शन की बात भी कर रही है, तो एक स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होता है. ये तो नेट चार्ज उसके अंदर कितना निकल के आ रहा है उसके लिए मैंने माइनस लिखा हुआ है. अगर मैं स्केलर एडिशन कर रहा हूं तो अगर कोई चीज माइनस में आई है तो मुझे माइनस में ही लिखना पड़ेगा. अगर इसका डायरेक्शन होता तो मैं यहाँ डायरेक्शन लगा के यहाँ का माइनस हटा देता, बट अब क्योंकि ये स्केलर है तो जो आया है उसको ही लिखना पड़ेगा. चार्ज एनक्लोज कितना है, तो -Q चार्ज एनक्लोज है, ये कहूंगा मैं. ओके सर. ओके, किसी और को डाउट है? तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 है. क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर. एक क्यूब है आपके लिए, क्यूब में एग्जांपल के तौर पे बना देता हूं.
और इस क्यूब की साइड दी है आपको 1 सेंटीमीटर। अब इस क्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट है? डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, समझ जाना। तो अब बताओ इससे कितना फ्लक्स लिंक होगा? अब फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है? इनक्लोज्ड चार्ज। क्यू इनक्लोज्ड। तो अगर ये डाइपोल है तो नेट चार्ज इनक्लोज कितना हुआ इसके अंदर? 0 प्लस क्यू माइनस क्यू, अल्टीमेटली स्केलर एडिशन क्या आएगा? 0। 0 समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज 0। नहीं सॉरी, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज 0। सो नेट फ्लक्स कितना आएगा इसका? 0। इजी। आपको सिर्फ क्या देखना है? आपकी क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। अगर आपका चार्ज एनक्लोज 0 आया तो फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस नो थम्स अप, कुछ तो बता दो। Yes, sir. यस सर। ऑलराइट, सो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 हो गए हैं। अब 6 की बात करते हैं हम। 6th क्वेश्चन के लिए आपको, चलो पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें डाइपोल को हमने प्लेस कर दिया है और रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। हाउ विल इट मूव फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मेरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने एक डाइपोल को छोड़ दिया है और उस वक्त उसको रिलीज कर दिया। अब जो एंगल है वो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फर्स्ट केस में कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। मतलब ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। तो देखो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो गए तो एंगल कितना बन गया? 0 डिग्री। यही केस है। सो आपको बताना है हाउ विल इट मूव। So parallel. पर वो मूव करेगा। पैरेलल। ये पैरेलल है। अब मूव करने के लिए इससे क्या लगना जरूरी है? फोर्स और टॉर्क। अगर फोर्स लगेगा तो ये आगे या पीछे जा सकता है और टॉर्क लगा तो ये अंदर घूम सकता है। अब अगर ये फील्ड यूनिफॉर्म है तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर भी होगी। तो आप देख सकते हो अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, तो दोनों चार्जेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही होगी वो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। QE इंटू QE इस पे, QE इस पे। यस और नो? यस सर। वंश को पता लग रहा है ये मैंने क्या बोला? यस सर। हेलो वंश, हाँ सर। समझ आया वंश को ये? हाँ कि सर। ये चार्ज इस डायरेक्शन में QE फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये वाला इस डायरेक्शन में QE फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अब जो कि फील्ड यूनिफॉर्म है तो फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम और चार्ज डाइपोल होने की वजह से सेम है। मतलब दो फोर्स लग रहे हैं इस पे इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट फोर्स कितना हो गया डाइपोल पर? 0। तो अगर नेट फोर्स 0 है तो ये चल जाएगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, वो कहीं भी आगे भी नहीं जाएगा पीछे भी नहीं जाएगा। अच्छा, टॉर्क का फॉर्मूला आपने डिराइव किया था, टाउ इज इक्वल टू PE, क्या होता है PE? साइन थीटा। साइन थीटा, where theta is the angle between dipole moment and electric field। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, थीटा कितना है यहाँ पे? 0 डिग्री। तो साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 0 इज 0। तो इस केस में ये डाइपोल कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा? 0। सो अगर मैं फर्स्ट वाला केस लेता कि व्हेन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब इस केस के लिए
तो नो ट्रांसलेशनल मोशन, नो रोटेशनल मोशन, दोनों ही, फोर्स भी जीरो है, टॉर्क भी जीरो है। क्लियर है? किसी को इसमें डाउट है तो पूछ सकता है मुझसे। अगला केस भी ऐसा ही है, अगर मैं इनको 180 डिग्री पर भी रख देता तो ये उल्टे हो जाते हैं। तो अभी ये जो दो फोर्स इस तरफ लग रहे थे सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में, फिर वो ऐसे हो जाते हैं, बट अभी भी होते तो सेम मैग्नीट्यूड के ही और डायरेक्शन वाइज अपोजिट, तो अभी भी ये नेट फोर्स जीरो ही होता। और साइन जीरो जिस तरीके से जीरो होता है वैसे ही साइन 180 भी जीरो ही होता है। तो ना ही फोर्स एक्सपीरियंस करते नेट, ना ही टॉर्क एक्सपीरियंस करते। तो इस केस में भी नो ट्रांसलेशनल मोशन, नो रोटेशनल मोशन, क्योंकि लगने वाला नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों ही जीरो है। ये इसका सेकंड पार्ट था। किसी को डाउट है इसमें तो मुझसे पूछ सकता है। एनीवन? दिया, स्वानी, संजना, दिव्य? दिव्य ने अपना वीडियो ऑफ कर रखा है। तू रूल्स के खिलाफ चला गया है तू। एंड निधि का भी वीडियो Sorry, ऑफ sir. है। हाँ, जिस हिसाब से तू आया है उस हिसाब से लग रहा है तू था नहीं इधर इतनी देर से। नहीं सर, यहाँ पे ही था। सर मेरा वीडियो ऑन ही है। पता नहीं, मुझे तो बैक स्क्रीन दिख रही है फुल ब्लैक। ऑन है सर। ऑलराइट, तो पता नहीं अब दिख नहीं रहा है कुछ, इसलिए बताया मैंने। चलो ये क्लियर है सबको? ऑलराइट, सर। थर्ड पार्ट है, अगर एंगल जीरो भी ना होता और 180 भी नहीं होता, कोई बीच का रैंडम एंगल होता, तो फिर क्या होता? तो डाइपोल इस तरीके से रोटेट करता कि वो अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाए। आपने स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम करके दो टर्म सुने हैं। स्टेबल ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ऊपर से बताऊंगा क्योंकि चैप्टर 2 में आएगा अच्छे से, कि स्टेबल इक्विलिब्रियम वो पोजीशन होती है जहां पर, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ऑलराइट, स्टेबल इक्विलिब्रियम वो पोजीशन होती है जहां पर हर कोई रहना पसंद करता है, और अनस्टेबल वो होती है जहां पे किसी को रहना पसंद नहीं है। अब अगर मैं किसी रैंडम एंगल पे डायपोल को छोड़ देता इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ये अपने आप को इस तरीके से अलाइन करता सच दैट ये अपने कौन से इक्विलिब्रियम में आ जाए? कौन से इक्विलिब्रियम में आ जाए? स्टेबल। अब याद ना, एक डायपोल का स्टेबल इक्विलिब्रियम तब आता है जब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल जीरो बन रहा हो। ये जो केस मैंने फर्स्ट बताया था, ये क्यों होगा वो उसका लॉजिक आपको चैप्टर 2 में मिलेगा, बट अभी हाल के लिए मैं बोल रहा हूं कि डायपोल का स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बनने वाला एंगल जीरो हो जाए। तो जैसे ही मैं उसको किसी भी रैंडम एंगल पे छोड़ूंगा, वो अपने आप को कैसा अलाइन कर लेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? यस और नो? यस सर। लॉजिक भी पूरा मिलेगा। क्यों पैरेलल होने पर वो स्टेबल होता है, क्यों एंटी पैरेलल है किसी और एंगल पे वो अनस्टेबल होता है, उसका लॉजिक चैप्टर 2 में आपको मिलेगा। तब तक आपको पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। बट अभी हाल के लिए याद रख सकते हो कि डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब होता है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा रखा हो? पैरेलल। तो आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ, डायपोल विल रोटेट टिल इट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। आप जैसा भी छोड़ोगे वहां से वो वापस स्टेबल इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। डन? यस सर। तो आई थिंक हमारी मीटिंग का टाइम हो चुका है। यस सर।